नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम अपने क्लास में मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इस वीडियो में हम देखेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है और साथ ही साथ उसके कारक या सोपान क्या है और उसके अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है और उसकी विशेषताएं या लक्षण क्या है। यानी कि एक क्लास में आपको अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो अभिप्रेरणा को समझने के लिए हम मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हम एकदम आसान भाषा में मोटिवेशन को समझेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभिप्रेरणा जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, अगर इसका हम लोग समान अर्थ देखें तो समान अर्थ में अभिप्रेरणा का तात्पर्य प्रोत्साहन से है। ठीक है, अगर समान अर्थ में आप देखें तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा का अर्थ क्या है, वो प्रोत्साहन से, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जो हमें प्रोत्साहन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। अब आगे एक अन्य अर्थ हम लोग देख लेते हैं। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में या अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा से, लैटिन भाषा से। जैसे एग्जाम में पूछ दिया कि मोटिवेशन शब्द किस भाषा से बना है या मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो क्या आप लोग क्या कहेंगे, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के मोसम, लैटिन भाषा के मोटम या लैटिन भाषा के मोटम से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या मोशन, अर्थात गति प्रदान करना या शक्ति देना। ठीक है, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तीन तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो मोटम शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है गति प्रदान करना या शक्ति देना। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार इस प्रकार प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या बल है जो प्राणी को कोई विशेष व्यवहार या क्रिया करने को बाध्य करती है। अगर शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम देखें तो प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है या बल है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए बल प्रदान करती है या शक्ति देती है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाए या उसके लिए आपको कोई सम्मान दे दिया जाए, तो जो आप कार्य कर रहे हैं आपकी कार्य करने की गति बढ़ जाती है, आप जो है और भी तन्मयता के साथ काम करते हैं। तो कार्य करने की गति को जो बढ़ाता है वो उसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अभिप्रेरणा की कुछ मुख्य परिभाषाएं, हमने 4 परिभाषाएं यहाँ पे ली है जो अक्सर एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे पूछ देता है, अभिप्रेरणा का कथन दे देगा। ठीक है, अब पूछेगा कि इस परिभाषा को किसने कहा। तो सबसे पहला जो परिभाषा है ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। गुण के अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी कि गुण महोदय कहते हैं कि प्रेरणा, जब हमको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है तो हम क्या है, जब हमारे अंदर प्रेरणा आती है या जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो किसी कार्य को हम शुरू करते हैं और उसको तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वह कार्य पूरा ना हो जाए, जब तक कि हमको क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे। एक स्किनर का परिभाषा ये है, ये भी बहुत अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको देख लेते हैं। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये स्किनर महोदय कर रहे हैं कि यदि आप किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो आप क्या है, उसको अच्छे से सीखते हैं। ये कह रहा है कि सीखने का जो सर्वोत्तम
राजमार्ग क्या है, वो क्या है, अभिप्रेरणा है। मैकडूगल की परिभाषा देख लेते हैं। मैकडूगल कह रहे हैं कि प्रेरणा प्राणी की वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित मार्गों में कार्य करने के लिए निर्देशित करती है। यानी कि मैकडूगल जी कहते हैं प्रेरणा क्या है, ये शारीरिक दशाएं हैं और मानसिक दशाएं हैं जो आपको क्या करती है। अभी प्रेरणा आपको जो आप लक्ष्य बनाए हैं, जो आप जो जीवन में उद्देश्य बनाए हैं, वहाँ तक पहुँचने में क्या है, वो आपकी सहायता करती है। जब जैसे आपने उद्देश्य बनाया, आपने लक्ष्य बनाया कि हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, तो अभिप्रेरणा क्या आपको सिखाती है, आपको अभिप्रेरणा क्या है, अपने कार्य को शुरू करने, यानी कि आपको मेहनत करना होगा, आपको पढ़ना होगा, तो फिर आपका जो निश्चित रास्ता है, यानी कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। एक अन्य परिभाषा गिलफोर्ड का देख लेते हैं। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि प्रेरणा ऐसी दशा या कारक है, यानी कि प्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो क्रिया को प्रारंभ करने, यानी किसी व्यवहार को शुरू करने, किसी काम को शुरू करने और उसे बनाए रखने की ओर प्रेरित होती है। मतलब गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि प्रेरणा एक ऐसी अवस्था होती है जो किसी कार्य को या व्यवहार को शुरू करने और उसे तब तक जारी रखने की ये अवस्था है जब तक कि आपका कार्य न पूरा हो जाए। जैसे आप जो है कोई आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा मोबाइल पे, या तो टीचर क्लास में आपको कुछ अभी प्रेरित किया, तो आप एक दिन 2 दिन जो है कि किताबों को पढ़ें, उसके बाद फिर किताबों को नहीं पढ़ें, तो ये मोटिवेशन नहीं कहा जाएगा। आपका मोटिवेशन क्या है, वो मोटिवेशन जो क्या है, मोटिवेशन आपको क्या किसी कार्य को शुरू करने और उसको जारी रखने, और तब तक जारी रखते हैं जब तक वो आपका कार्य हो नहीं जाता। तो ये मोटिवेशन का अर्थ परिभाषा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा के कारक या सोपान क्या होते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा के मुख्य रूप से 3 कारक या सोपान होते हैं। सबसे पहला आवश्यकता यानी कि नीड, दूसरा चालक जिसको प्ररोध भी बोलते हैं और अंतर्नोद भी कहते हैं यानी कि ड्राइव, और तीसरा उद्दीपन या प्रलोभन यानी कि इंसेंटिव। और सबसे पहला सोपान हम लोग देख लेते हैं या कारक आवश्यकता। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। यानी कि जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो क्या है, उससे जो उत्पन्न होता है उसे आवश्यकता कहा जाता है। जैसे हवा आपके लिए, हम सभी लोग के लिए ज़रूरी है, भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, मलमूत्र त्याग भी जरूरी है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी आवश्यकता है। दूसरा क्या है, चालक या प्रणोद, या इसी को अंतर्नोद कर। तीनों शब्द एक ही हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप चालक भी कहा जाता है, प्रणोद भी कहा जाता है, अंतर्नोद भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए इसको क्या कहते हैं, आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। यानी कि जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो जाती है तो क्या है, व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, और जब व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या है, आपका 4 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या है, इससे क्या है, आपके अंदर तनाव हो जाएगा और आप और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। तो जब आप तनाव के अंदर हो जाएगा और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा तो क्या है, आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे, हम चालक कहेंगे। जो आप तनावग्रस्त होते हैं, जो आप सक्रिय होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे देखिए एक अन्य एग्जाम्पल है, पानी की कमी से ओठ या गले का सूखना, ठीक है, यानी कि प्यास। जब आप मान लीजिए आपको क्या है, पानी की आवश्यकता है, ठीक, और इसकी कमी से क्या है, ओठ या गले आपका सूख जा रहे हैं, यानी कि प्यास क्या होगा, प्यास आपका चालक होगा। तीसरा हमारा कारक है या सोपान है उद्दीपन या प्रलोभन। वातावरण की वह वस्तु जिससे चालक की तृप्ति होती है उसे हम उद्दीपन या प्रलोभन कहते हैं। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी प्रलोभन है। ये उद्दीपन या प्रलोभन में
इस बात का जिक्र हो रहा है कि वातावरण की वह वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है या जिससे हमारे चालक की तृप्ति होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे उद्दीपन कहेंगे, उसे हम प्रलोभन कहेंगे, उसे हम प्रोत्साहन कहेंगे। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को जब पानी मिल जाता है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसकी चालक की तृप्ति हो जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए पानी क्या होगा? वो उद्दीपन होगा या प्रलोभन होगा। अब इसको हम अभिप्रेरणा के प्रकार देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार होते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो अंदर से जागृत होता है, उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो बाहरी तत्वों से जागृत होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में आप क्या कह सकते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा में नींद है, ठीक है, काम है, भूख है, ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार है, सम्मान है, ठीक है, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा। मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में जो है आपका अच्छा नंबर आ गया तो आपके पापा ने जो है कुछ आपको पुरस्कार दिया या सम्मानित किया, तो क्या है? आप जो कार्य कर रहे हैं उसको और भी तन्मयता के साथ करेंगे। तो ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा, यानी कि जो हम चीज़ जन्म से ही प्राप्त कर हमें होती है उसे हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। जो माँ के गर्भ से ही प्राप्त हमें होती है उसे जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे आप भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, ये क्या है? आप जन्म से ही सीख के आते हैं, जन्म से ही माँ के गर्भ से ही आप जो है अर्जित करके आते हैं, उसको जो है माँ के गर्भ से ही आपको प्राप्त होता है, तो उसे क्या है? जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा क्या है? अर्जित अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो जन्म लेने के बाद आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे आपको कोई पद मिल गया तो क्या है? वो आप अपने काबिलियत से सीखते सीखते कोई काम करते करते आप पद पाते हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान पाते हैं। आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप सम्मान पाते हैं, आपको पुरस्कार दिया जाता है और आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो ये सब क्या है? अर्जित अभिप्रेरणा है। आप उसको क्या है? प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं देख लेते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखने से पहले हम आप लोग को बता दें कि जो अभिप्रेरणा के प्रकार में से क्वेश्चन किस तरह आता है। जैसे आप लोग से कह देगा कि दंड किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो आप क्या कहेंगे? दंड किस प्रकार की अभिप्रेरणा? दंड क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा निम्नलिखित में से आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, तो आपको हमने बताया कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, मलमूत्र त्याग, जो आपको अंदर से प्राप्त होता है, जो आप जन्म से ही ग्रहण करके आते हैं, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा जो है कि आप जन्म लेने के बाद अपने अनुभव के आधार पर जो सीखते हैं, जिसको अर्जित करते हैं, जिसको प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाएगा। अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं देख लेते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है शक्ति संचालन। जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो उसके अंदर एक कुछ शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे क्या है? वो अपने कार्य करने के लिए और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो विद्यार्थी हैं परीक्षा के दिनों में ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं, जबकि सामान्य दिनों में ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा के दिनों में क्या है कि उनको आवश्यकता होती है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आएंगे, तो आवश्यकता उनको क्या है? अच्छा नंबर प्राप्त करना। तो उसके लिए क्या है? वो जब आवश्यकता है कि उनको अच्छा नंबर प्राप्त करना, तो क्या है? उसको लेकर वो तनावग्रस्त हो जाते हैं या उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, जिसको हम चालक कहते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए वो समान दिनों की अपेक्षा अधिक पढ़ाई करते हैं। तो वो किस आधार पर पढ़ाई करते हैं? वो अभिप्रेरणा के आधार पर पढ़ाई करते हैं, अभिप्रेरित होकर पढ़ाई करते हैं। निरंतरता,
निरंतरता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वो निरंतर क्या है उस लक्ष्य को पाने में या अपने काम को जारी रखेगा। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसकी आवश्यकता है भोजन, तो वो भोजन जब तक प्राप्त नहीं कर लेगा वो क्या है तब तक अपने जो कार्य को जारी रखेगा। जब तक भोजन प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसके लिए वो क्या है प्रयत्नशील रहेगा। तीसरा है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता में यह बात आता है कि जो प्राणी या जीव होता है वो कई तरकीबें लगाता है अपने जो है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यानी कि वो प्रयास कर रहा है, अगर एक माध्यम से उसका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या है वो नई तरकीबें या नए ढंग अपनाता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे एक करियर बनाने वाला युवक जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या क्या तरकीबें अपनाता है, पढ़ाई भी करता है, मेहनत भी करता है, और उसके बाद क्या है वो क्या करता है, वो करे रिश्वत भी दे सकता है, अन्य भी कई तरकीबें अपनाकर वो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है, सरकारी नौकरी है। चौथा है चयनात्मकता, यानी कि चयन करने की क्षमता। जब अभिप्रेरित व्यक्ति रहेगा तो इसमें क्या करता है प्राणी, मतलब कि कई चीज़ों में वो उसी वस्तु का चयन करता है जिस वस्तु की उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है तो वो कई प्रकार की पेय पदार्थों में से उसी पेय पदार्थ का वो चयन करेगा जिससे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्यासा व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, पानी की ज़रूरत है, तो यानी कि वो पानी का चुनाव करेगा। अगला है लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। पांचवा है लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर आवश्यकता की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, वो उस लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर तनाव आ जाता है। तो ये व्यक्ति क्या है, जैसे एक प्यासा व्यक्ति है वो जो है उसका लक्ष्य है पानी को प्राप्त करना, तो वो पानी उसको नहीं मिल रहा है तो वो बेचैन हो जाएगा और तब तक बेचैन रहेगा जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाएगा। छठवां है लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी का अंत, यानी कि जब उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब किसी प्राणी को जो उसका लक्ष्य है, जो उसका आवश्यकता है उसकी प्राप्ति हो जाती है तो क्या है उसके अंदर जो तनाव है, उसके अंदर जो बेचैनी है उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा मोटिवेशन का अर्थ, परिभाषा, उसके कारक, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।